अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आसान मंतिक़ का दूसरा सबक शुरू करने जा रहे हैं। माशाअल्लाह आपने पहला सबक शुरू किया। पहला सबक शुरू करने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस्लामिक लॉजिक होती क्या है, या अरबो इस्लामिक लॉजिक भी हम इसे कह सकते हैं। यानी इस्लामी मंतिक़ या अरबी मंतिक़ या अरबी इस्लामी मंतिक़, क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर्स ने इसको अरब सिविलाइजेशन का जो उरूज था उस ज़माने में इसको डेवलप किया, तो इसीलिए कहा जा सकता है इसको इस्लामिक लॉजिक या अरबिक लॉजिक, या दोनों को मिला के हम कह सकते हैं अरबो इस्लामिक लॉजिक, मोर एक्यूरेटली, मोर प्रिसाइसली। मंतिक़ का आगाज़ इजमालन मैंने पहले बताया है कि ये यूनानियों ने किया, लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने तमाम चीज़ों को जो कि पहले से मौजूद थीं उनको लेने की कोशिश की, लेकिन अपने अंदाज में अरबाइज़ और इस्लामाइज़ करके लिया। तो ग्रीक जो लॉजिक है, जो सोक्रेट्स, प्लेटो और अरिस्टोटल के ज़माने से होती हुई जो आई है यूनान से, उसको भी इस्लाम ने लिया, मुस्लिम स्कॉलर्स ने लिया, अरब थिंकर्स ने लिया, लेकिन आफ्टर मॉडिफिकेशन। तो ये जो हमारे सामने मंतिक़ है, ये एग्जैक्ट वो मंतिक़ नहीं है जो ग्रीक के दौर में पाई जा रही थी। इसको हमारे स्कॉलर्स ने मॉडिफाई किया, कुछ चीज़ों को निकाला, कुछ चीज़ों को इसमें बढ़ाया, और फिर ये मौजूदा मंतिक़ हमारे सामने है। खैर, अभी आप जो है कुछ सिंपल किस्म की जो चीज़ें होती हैं, जो तारीफ़ात हैं, डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं, उस पर ज़्यादा आप तवज्जो दें। इजमालन मैंने आपके सामने ये बात इसलिए रख दी ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी अहम चीज़ की तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि पहले लेसन में जो आपने पढ़ा है वो तसव्वुर और तस्दीक़ की बहस को पढ़ा है। तसव्वुर और तस्दीक़, तसव्वुर का ट्रांसलेशन मैंने किया था कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, और तस्दीक़ का ट्रांसलेशन मैंने किया था एसेंट या अफर्मेशन। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन को हम कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, और नॉलेज जो है उसकी ये दो किस्म बताए गए थे, तसव्वुर और तस्दीक़। तसव्वुर और तस्दीक़ की पूरी बहस गुजर चुकी है, ये हम थोड़ा सा इजमालन उसको अपने जहन में इसलिए रखना चाहते हैं ताकि अगली जो बहस आ रही है इस सबक में, इसका भी ताल्लुक़ तसव्वुर और तस्दीक़ ही से है, इसी से मुताल्लिक़ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो एक बार फिर खुलासा अपने जहन में रख लीजिए तसव्वुर और तस्दीक़ से मुताल्लिक़ कि तसव्वुर हम कहते हैं किसी भी चीज़ के सिंपल एप्रीहेंशन को, किसी चीज़ के इमेजिनेशन आ जाए और उसमें जजमेंट ना हो, कोई आप क्लेम ना करें, कोई रिपोर्ट ना दें। यू डोंट प्रोवाइड अ रिपोर्ट, यू डोंट मेक अ क्लेम, यू डोंट सप्लाई एनी फाइनल जजमेंट और एनी जजमेंट इन योर स्टेटमेंट। तो वो क्या होता है? तसव्वुर होता है, यानी सिंपल एप्रीहेंशन पाया जाता है। इसके बरखिलाफ जो तस्दीक़ होता है, तस्दीक़ में आप एक क्लेम करते हैं, यू मेक अ क्लेम इन केस ऑफ तस्दीक़। आप एक रिपोर्ट देते हैं, आप एक जजमेंट सुनाते हैं, और ये सारी चीज़ें तसव्वुर में पाई नहीं जाती हैं। इसीलिए हम तस्दीक़ का ट्रांसलेशन करते हैं अफर्मेशन या असेंट। अच्छा, अब इस दूसरे सबक में तसव्वुर और तस्दीक़ की किस्मों पर बहस की गई है। पीछे आपने सिर्फ पढ़ा तसव्वुर और तस्दीक़ को, जो कि इल्म की दो किस्में थीं। अब यहाँ पर तसव्वुर और तस्दीक़ की दो किस्मों को एक्सप्लोर किया जाएगा, और आप इसे गौर से सुने। तसव्वुर की दो किस्में हैं, एक है तसव्वुर बदीही और एक है तसव्वुर नज़री। तसव्वुर की दो किस्में हैं, तसव्वुर बदीही और तसव्वुर नज़री। यानी कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो होता है या कॉन्सेप्ट जो होता है उसकी दो किस्में हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू। एक है तसव्वुर बदीही और एक है तसव्वुर नज़री। तसव्वुर बदीही, तसव्वुर के माने तो आपको मालूम हो गए, बदीही के माने होते हैं कॉन्स्पिक्यूअस, यानी कि सेल्फ एविडेंट, जो बिल्कुल अपने आप में वाज़े हो। ऐसा तसव्वुर जो अपने आप में वाज़े हो
और इसमें किसी भी तरीके के प्रूफ या एविडेंस की ज़रूरत ना पड़े। और तसव्वुर नज़री ऐसे तसव्वुर को कहते हैं जो सेल्फ एविडेंट ना हो, जो इनकॉन्स्पिक्यूअस हो और जो स्पेक्युलेटिव हो या थ्योरेटिकल हो। इसका मतलब यह है कि आपको उसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, वो सेल्फ एविडेंट नहीं है। नज़री वाला तसव्वुर जो होता है, तसव्वुर बदीही ये अपने आप में बिल्कुल वाज़ेह होता है। तसव्वुर नज़री वो होता है जो वाज़ेह नहीं होता है। आगे ये खुद तारीफ़ दे रहे हैं। नंबर 1, तसव्वुर बदीही। तसव्वुर बदीही ऐसी चीज़ का जानना है जिसकी तारीफ़ बताने की ज़रूरत ना हो। तसव्वुर बदीही द सेल्फ एविडेंट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, द कॉन्स्पिक्यूअस कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट which is conspicuous, which is self-evident। तो ऐसी चीज़ का जानना जिसकी तारीफ बताने की ज़रूरत ना हो। द आइडिया ऑफ समथिंग, जिसकी तारीफ बताने की ज़रूरत ना हो। फॉर अंडरस्टैंडिंग विच यू डोंट नीड अ डेफिनेशन, उसको समझने के लिए आपको किसी तारीफ की ज़रूरत ना पड़े। दैट कैन बी कंप्रीहेंडेड, दैट कैन बी अंडरस्टूड विदाउट मच एक्सप्लेनेशन। ज़्यादा वजाहत करनी ना पड़े या बसा औकात वजाहत ही ना करनी पड़े और वो चीज़ समझ में आ जाए, यानी पहचानवाए बगैर वो समझ में आ जाए। दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल विदाउट एक्सप्लेनेशन, विदाउट डेफिनेशन। जैसे आग, पानी, गर्मी, सर्दी। फॉर एग्जाम्पल फायर, वाटर, हीट एंड कोल्ड। जब हम आग सुनते या देखते हैं तो हम प्रूफ नहीं मांगते हैं, हमें बिल्कुल ये बात समझ में आ जाती है कि आग है क्या चीज़। इट इज़ सेल्फ एविडेंट, इट डज नॉट नीड एनी एक्सप्लेनेशन टू अंडरस्टैंड दैट। इसी तरीके से पानी है, गर्मी है, सर्दी है, ये जितने के जितने अल्फाज हैं, ये यानी एग्जाम्पल्स में ये चारों, ये सारे के सारे सेल्फ एविडेंट हैं, कॉन्स्पिक्यूअस हैं। इनको समझने के लिए आपको किसी एविडेंस या प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। जैसे आग, पानी, गर्मी, सर्दी को समझाने की ज़रूरत नहीं होती, सुनते ही खुद ब खुद ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। यानी जैसे ही कानों में हमारे ये अल्फाज टकराते हैं, इनका जो मकसद और मतलब होता है वो फ़ौरन वाज़ेह हो जाता है। इसीलिए हमने तसव्वुर बदीही का ट्रांसलेशन किया है सेल्फ एविडेंट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन या सेल्फ एविडेंट कॉन्सेप्ट और कॉन्स्पिक्यूअस कॉन्सेप्ट दैट डज नॉट नीड एनी एक्सप्लेनेशन टू अंडरस्टैंड इट। तसव्वुर नज़री को अब देखते हैं। तसव्वुर बदीही आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया है। तसव्वुर नज़री जो होता है, ये मैंने बताया था कि ये सेल्फ एविडेंट नहीं होता है, ये स्पेक्युलेटिव होता है। यू नीड टू डू स्पेक्युलेशन, you need to make some speculative investigation to understand that. You need theoretical deductions, you need to theoretically deduce, make theoretical deductions to understand that, because it is speculative and it is inconspicuous, it is not clear, you need explanations to understand that. तो तसव्वुर नज़री की सूरत में ये होता है कि हमें किसी चीज़ को समझने के लिए किसी तारीफ़ की ज़रूरत पड़ती है। यू नीड एक्सप्लेनेशंस टू अंडरस्टैंड दैट। नज़री का मतलब ही होता है, नज़रा यंजुरू का मतलब होता है गौर व फिक्र करना। यू नीड टू लॉजिकली अरेंज योर इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड दैट। अब इसमें लेवल डिफरेंट हो सकता है, कोई बहुत जल्दी समझ में आ सकता है तारीफ़ के साथ, कोई तारीफ़ के साथ भी काफ़ी देर में समझ में आ सकती है बात। तो तसव्वुर नज़री ऐसी चीज़ का जानना है जो तारीफ बताए बगैर समझ में ना आए। तसव्वुर नज़री इज समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड और विच इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल विदाउट प्रोवाइडिंग द डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन दिए बगैर जो चीज़ समझ में ना आए उसे हम कहेंगे तसव्वुर नज़री। तसव्वुर नज़री की कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो आलिमियत का प्रोग्राम है, इसमें ज्वाइन होने वाले स्टूडेंट्स इन तमाम चीज़ों को ऑलरेडी जानते हैं। जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं यहाँ पर, जैसे इसम है, फ़ेल है, हर्फ है,
मुअरब है, मबनी है, जिन है, फरिश्ता है, भूत है, देव है। ये ऐसी इस्तिलाहात हैं, ये ऐसी टर्म्स हैं कि इन इस्तिलाहात को हमारे तलबा व तालिबात अच्छी तरीके से जानते हैं। जो बैतुल हिकमा के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं। उनको ग्रामर की किताबों में तरह तरह से इन चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है। अब जो एग्जाम्पल्स हैं इस्म, फेल, हर्फ, मुअरब, मबनी, जिन, फरिश्ता, भूत, देव, इसकी एक्सप्लेनेशन खुद ऑथर ने नीचे दी हुई है। थोड़ा हम देखते हैं कि इन्होंने क्या दिया है। सबसे पहले है इस्म। इस्म वो कलिमा है जिसके माना दूसरे कलिमा को मिलाए बगैर समझ में आ सकें। इस्म वो कलिमा है जिसके माना दूसरे कलिमा को मिलाए बगैर समझ में आ सकें। यानी इस्म और नाउन इज अ वर्ड whose meaning or the meaning of which can be understood without adding another noun, another word to it, और उसमें कोई ज़माना ना हो, and it is not associated with any time, it is not restricted to time। इसमें कोई ज़माना ना हो, जैसे कलम है, किताब है। तो कलम और किताब ऐसे अल्फाज हैं कि इनके साथ कोई लफ्ज़ दूसरा अगर हम कंबाइन ना करें, ऐड ना करें, इसके बावजूद इनके मानी हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं। और साथ साथ दूसरी चीज़ ये पाई जा रही है इनके अंदर कि ये किसी ज़माने से जुड़े हुए नहीं हैं। अब आप देखिए फेल। फेल की डेफिनेशन क्या है, जिसे हम वर्ब कहते हैं। फ़िअल वो कलिमा है जिसके माना दूसरे कलिमा को मिलाए बगैर समझ में आ सकें और उसमें तीन ज़मानों में से कोई एक ज़माना भी हो। सो अ वर्ब इज़ अ वर्ड द मीनिंग ऑफ विच कैन बी अंडरस्टूड विदाउट एडिंग अनदर वर्ड एंड इट इज़ आल्सो एसोसिएटेड विथ टाइम। नाउन में टाइम नहीं था, यानी इस्म और फ़ेल में यही फ़र्क होता है कि इस्म के अंदर माना पाया जाता है और बग़ैर मिलाए हुए समझ में आ सकता है, लेकिन उसमें ज़माना नहीं होता, टाइम नहीं होता। फ़ेल क्या होता है कि फ़ेल भी इस्म की तमाम खुसूसियात रखता है, लेकिन फ़ेल की एक खुसूसियत एडिशनल ये होती है कि वो किसी ज़माने से भी कनेक्टेड होता है। इट इज़ कनेक्टेड टू अ टाइम। तो जो तीन ज़माने होते हैं उनमें से कोई ना कोई एक ज़माना इसके साथ पाया जाता है। फ़ेल वो कलिमा है जिसके माना दूसरे कलिमा को मिलाए बगैर समझ में आ सकें और उसमें तीन ज़मानों में से कोई एक ज़माना भी हो। जैसे लिखा, ही रोट, उसने लिखा, यानी पास्ट में लिखा। तो लिखा एक तो मीनिंग मिला आपको, और दूसरे लिखने का ताल्लुक पास्ट से है। दिस मीनिंग इज कनेक्टेड टू द पास्ट। इसी तरीके से लिखता है हम कहते हैं। तो जब हम लिखता है कहते हैं तो दो चीज़ें यहाँ पर हैं। एक तो लिखता है ये प्रेजेंट है, ही राइट्स, और दूसरे लिखता है इट इज कनेक्टेड टू द प्रेजेंट, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रेजेंट। तो ज़माना भी पाया गया, यानी वो लिखता है यानी इस वक्त लिख रहा है, इस ज़माने में लिख रहा है। और हम कहते हैं लिखेगा, ही विल राइट, तो यहाँ भी माना पाया गया और साथ साथ ज़माना पाया गया। तो फ़ेल में माना और ज़माना दोनों पाया जाता है। इसी तरीके से हर्फ है। हर्फ को समझने के लिए भी आपको डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। ये आग पानी की तरह बिल्कुल सेल्फ एविडेंट नहीं है। हर्फ जो है एक ऐसा लफ्ज़ होता है, वो कलिमा है जिसके माना दूसरे कलिमा को मिलाए बगैर समझ में ना आ सके। जैसे में, से, यानी हर्फ ऐसा लफ्ज़ होता है कि दूसरे कलिमा को मिलाए बगैर उसका माना ही समझ में ना आए। इस्म और फ़ेल क्या होते थे, समझ में आ जाते थे, लेकिन हर्फ समझ ही में नहीं आता अगर कोई लफ्ज़ आपने नहीं मिलाया और ज़माने से उसका कोई ताल्लुक़ होता ही नहीं है। जैसे में है, से है, यानी मिन है, इला है, अला है, या और भी एग्ज़ाम्पल्स जो आपने प्रीपोजिशंस वगैरह के देखे हैं, या इसके अलावा और भी क्या कहते हैं हरूफ अत्फ़ वगैरह हैं, और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। उसके बाद एक लफ्ज़ इन्होंने जिक्र किया है मुअरब। मुअरब ऐसा लफ्ज़ है
जो मुख्तलिफ इराब को कबूल करता है। देखिए किताब में क्या कहते हैं, मुअरब वो इसम है जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदले। मुअरब वो इसम है जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदले, जैसे जा ज़ैदुन राइतु ज़ैदन मररतु बिज़ैदिन में ज़ैद मुअरब है। यानी मुअरब इज़ अ नाउन जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदले, हुज एंड चेंजेस विद द चेंज ऑफ द आमिल। जो आमिल होता है यानी हुरूफ जार वगैरह या जो दूसरे अवामिल होते हैं जो किसी नाउन को मरफू मंसूब या मजरूर बनाते हैं, उनके बदलने के साथ साथ मुअरब नाउन के आखिर में जो इराब होता है वो बदलता रहता है, इसीलिए उसको कहते हैं मुअरब। और मुअरब को इंग्लिश में हम कहते हैं डिक्लाइनेबल। यानी मुअरब इज़ अ नाउन दैट एक्सेप्ट्स मल्टीपल हरकात, मल्टीपल इराब एट द एंड। जैसे आपने कहा जा ज़ैदुन राइतु ज़ैदन मररतु बिज़ैदिन। जा ज़ैदुन में ये ज़ैदुन जो है ये फ़ाइल है, उस पर अमल कौन सा लफ्ज़ कर रहा है, वो जा है, जा आमिल है, यानी फ़ेल जो है उसको रफ़ा दे रहा है। और राइतु ज़ैदन में राइतु ज़ैदन को मंसूब बना रहा है। और इसी तरीके से मररतु बिज़ैदिन में बा प्रीपोजिशन जो है ये आमिल है, ये ज़ैद को मजरूर बना रहा है। तो आपने देखा ज़ैदुन ज़ैदन ज़ैदिन, ये एक मुअरब नाउन है। दिस इज़ अ डिक्लाइनेबल नाउन विच कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन डिपेंडिंग on the change of the आमिल grammatical agent in the sentence। तो अब आप देखें कि इन तीनों एग्जाम्पल्स में ज़ैद मुअरब है। ज़ैद इज दैट डिक्लाइनेबल नाउन which changed with the change of the आमिल, with the change of the position in the sentence। मबनी वो इसम है जिसका आखिर आमिल के बदलने से ना बदले। मबनी वो इसम है जिसका आखिर आमिल के बदलने से ना बदले। मबनी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं इनडिक्लाइनेबल नाउन। एन इनडिक्लाइनेबल नाउन इज ए नाउन विच डज नॉट एक्सेप्ट मल्टीपल चेंजेस, विच इज अनचेंजेबल, अनऑल्टरेबल, इनडिक्लाइनेबल। उसी को बता रहे हैं मबनी वो इसम है जिसका आखिर आमिल के बदलने से ना बदले। जैसे आपने कहा जा हादा, ये आया, और उसके बाद आपने कहा राइतु हादा, मैंने इसे देखा। उसके बाद आपने कहा मररतु हादा, मैं उसके पास से गुजरा। तो ये जितनी एग्जाम्पल्स हैं ये तीनों की तीनों, जा हादा राइतु हादा मररतु बिहादा, इनमें आपने देखा कि हादा अपनी जगह पर बरकरार है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। हालतुल रफ़ में, हालतुल नस्ब में, हालतुल जर में, नॉमिनेटिव केस में, एक्यूजेटिव केस में, जेनेटिव केस में, हर केस में ये सेम है। इसीलिए इसको कहा जाता है मबनी। हादा जो है ये अस्माए इशारा में से, अस्माए इशारा जितने की जितने हैं अरबी ज़बान में वो मबनियात में से हैं। मबनियात में से यानी इनडिक्लाइनेबल जो कैटेगरी होती है नाउन्स की, उससे उनका ताल्लुक़ होता है। तो इनमें हादा मबनी है। आगे कुछ और एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। जैसे जिन है, फरिश्ता है, भूत है, देव है, ये चार एग्जाम्पल्स हैं। इन चारों एग्जाम्पल्स में एक कॉमन चीज़ पाई जा रही है, वो ये है कि हमने सुना तो है लेकिन अपनी आंखों से हिस्सी तौर पर इनको देखा नहीं है। हमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हम आग की तरह, चाँद की तरह, पानी की तरह इनको देखते और फील नहीं करते हैं। तो इसीलिए जब तक कंप्लीट और परफेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी ना मिल जाए, हमें ये कंसेप्ट सही से समझ में नहीं आएगा। तो जिन है, फरिश्ता है, भूत है, देव है। जिन को तो जिन कहते हैं, फरिश्ता को एंजल कहते हैं, भूत को बोलते हैं घोस्ट, और देव को हम कह सकते हैं डिविल। तो ये जो जिन, फरिश्ता, भूत, देव वगैरह अल्फाज हैं, इनको अच्छी तरह से समझने के लिए एक्सप्लेनेशंस और डेफिनेशंस की ज़रूरत है। ये नज़री हैं। यू नीड टू स्पेकुलेट, you need some explanation, you need some definition to understand them well। नीचे बता रहे जिन आग से बनी हुई मखलूक है जो कई शक्लों में जाहिर हो सकती है।
यानी जिन इज द एक्सिस्टेंस और जिन इज द बीइंग which is created out of fire and which might appear in multiple forms। जिन जो होते हैं ये आग से बनी हुई मखलूक जो कई शक्लों में जाहिर हो सकती है, which might appear in multiple forms, बहुत सारी शक्लों में, बहुत सारी फॉर्म्स में जाहिर हो सकती है। फरिश्ता बता रहे हैं, फरिश्ता नूर से बनी हुई मखलूक जो कई शक्लों में जाहिर हो सकती है। फरिश्ता, द एंजल, इज द बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम लाइट विच माइट अपीयर इन मेनी फॉर्म्स। फरिश्ते भी कई शक्लों में जाहिर हो सकते हैं, इनकी कोई एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है। दे कैन अडॉप्ट डिफरेंट फॉर्म्स। उसके बाद है भूत। भूत किसे कहते हैं? भूत कहते हैं प्रेत को, खबीस शैतान को, यानी द इविल स्पिरिट जो होता है, द इविल स्पिरिट, घोस्ट जो होता है उसको प्रेत या खबीस शैतान या द इविल स्पिरिट बोलते हैं। शैतान किसे कहते हैं? शैतान कहते हैं सरकश जिन को, वो जिन्नात जो बहुत ही सरकश होता है, बहुत ही बागी मिजाज का होता है, अनकंट्रोलेबल होता है, हु इज नॉट इजीली कंट्रोलेबल, दैट इज द सरकश जिन, उसी को सरकश जिन कहते हैं उर्दू में। देव किसे कहते हैं? भूत को कहते हैं देव, यानी वो मुज़क्कर जिन जो लंबा चौड़ा हो, वो मुज़क्कर जिन जो लंबा चौड़ा हो, यानी द ह्यूज मेल जिन जो बहुत ही भारी भरकम, बहुत ही बड़े कद्दो कामत का जो जिन होता है उसी को भूत कहा जाता है। और आगे है एक लफ्ज़ परी। परी किसे कहते हैं? परी कहते हैं जिन्नातों की खूबसूरत औरतों को, जिन्नात की खूबसूरत औरतें, द फीमेल जिन और द फेरीज, फेरीज बोलते हैं इसको, यानी कि जिन्नात की खूबसूरत औरतें जिसको हम कह सकते हैं परियां। तो परी जिसको हम कहते हैं फेरी, जिन्नात की खूबसूरत औरतें, द ब्यूटीफुल फीमेल जिन। तस्दीक की भी दो किस्में हैं। आपने तसव्वुर की तमाम किस्मों को अच्छी तरह से समझ लिया, यानी तसव्वुर बदीही क्या है, तसव्वुर नज़री क्या है। अब इसके बाद हम जा रहे हैं डिस्कस करने तस्दीक की दोनों किस्मों को। और तस्दीक की ये जो दोनों किस्में हैं ये भी तसव्वुर की दोनों किस्मों की तरह हैं, यानी तसव्वुर में जैसे था एक तसव्वुर बदीही, एक है तसव्वुर नज़री, इसी तरीके से तस्दीक में भी है तस्दीक बदीही और तस्दीक नज़री। तस्दीक की भी दो किस्में हैं, यानी तस्दीक इज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू टू, तस्दीक बदीही और तस्दीक नज़री। यानी वो तस्दीक जो कि सेल्फ एविडेंट हो, जो कॉन्स्पिक्यूअस हो, और तस्दीक नज़री जो कि इनकॉन्स्पिक्यूअस हो और जो कि सेल्फ एविडेंट ना हो और जो कि स्पेक्यूलेटिव हो। तो तस्दीक बदीही को देखिए। तस्दीक बदीही क्या है? तस्दीक बदीही वो तस्दीक है जिसके लिए दलील बनाने की ज़रूरत ना हो। जैसे तसव्वुर में था कि तसव्वुर में भी दलील बनाने की ज़रूरत नहीं थी, दलील बताने की ज़रूरत नहीं थी, तस्दीक में भी यही है। देखिए, तसव्वुर और तस्दीक में इस बात को आप जहन में रखें कि तसव्वुर में सिर्फ सिंपल एप्रीहेंशन होता है और तस्दीक में क्लेम किया जाता है, रिपोर्ट दी जाती है, जजमेंट इशू किया जाता है। दैट इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस, दैट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड एसेंट और बिटवीन तसव्वुर एंड तस्दीक। तस्दीक बदीही देखिए, तस्दीक बदीही में कह रहे हैं कि वो तस्दीक है जिसके लिए दलील बनाने की ज़रूरत ना हो या दलील बताने की ज़रूरत ना हो। जैसे 2 4 का आधा है, 2 इज़ हाफ ऑफ 4, 2 4 का आधा है, 2 4 का आधा है, तो इसमें आपने जजमेंट सुनाया और प्लस आपने बदीही बात कही, यानी हर आदमी जानता है कि 2 4 का आधा होता है। और 1 4 का चौथाई है, एंड 1 इज़ 1/4 ऑफ 4।
जो 1 है ये 4 का चौथाई है, तो 1 4 का चौथाई है, ये भी तस्दीक़ बदीही में आएगा। तो तस्दीक़ बदीही में सबसे अहम चीज़ हुई वो ये कि आपने एक क्लेम किया, आपने एक रिपोर्ट दी, आपने एक जजमेंट सुनाया, और प्लस जो जजमेंट सुनाया, जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही सिंपल है, सेल्फ एविडेंट है, कॉन्स्पिक्यूअस है। यू डोंट नीड एन एक्सप्लेनेशन टू अंडरस्टैंड दैट। इट इज सो इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज सो सिंपल। तस्दीक़ नज़री को देखिए। तस्दीक़ नज़री जो होता है ये स्पेक्युलेटिव होता है, ये थ्योरेटिकल होता है, ये इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, ये सेल्फ एविडेंट नहीं होता है। यू नीड एन एक्सप्लेनेशन, यू नीड अ डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड दैट। तो तस्दीक़ नज़री वो तस्दीक़ है जिसके लिए दलील बनाने की ज़रूरत हो। जैसे परियां मौजूद हैं, रब्बुल आलमीन एक ज़ाते पाक है, तो तस्दीक़ नज़री में इन्होंने बताया कि तस्दीक़ नज़री इज़ अ टाइप ऑफ तस्दीक़ which is or which needs an evidence to understand that, or which requires a proof or evidence to understand that। जैसे परियां मौजूद हैं, यानी मिसाल है कि परियां मौजूद हैं, द ब्यूटीफुल फीमेल जिन आर अ रियलिटी, एग्जिस्ट, कि वो मौजूद हैं। रब्बुल आलमीन एक ज़ाते पाक है, रब्बुल आलमीन मौजूद है। तो अब जो है इनको समझने के लिए दलील बनाने की ज़रूरत है। यू नीड अ प्रूफ, यू नीड एन एविडेंस टू नो दैट दे रियली एग्जिस्ट, और दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ रियली द ओनली वन लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। यू नीड आर्ग्यूमेंट्स। तो जैसे परियां मौजूद हैं और रब्बुल आलमीन एक ज़ाते पाक है, अब हमें इसको समझने के लिए किस दलील की ज़रूरत है? असल में दलील को बनाना, हाउ टू ऑर्गेनाइज एन एविडेंस, हाउ टू फॉर्मुलेट एविडेंस, हाउ टू अरेंज प्रूफ्स, दैट इज़ द कोर एंड दैट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ लॉजिक। लॉजिक का मतलब ही यही है कि हमें एविडेंस और प्रूफ को अरेंज करने का तरीक़ा मालूम हो जाए। किसी भी आर्ग्यूमेंट को, किसी भी डिबेट को और किसी भी लॉजिकल रीजनिंग को कैसे ऑर्डर में रखा जाए और कैसे एक चीज़ को दूसरी चीज़ से निकाला जाए, यही मंतिक़ का मतलब ये कि अहम तरीन पहलू है। तो अब ये एक सेंटेंस हुआ कि परियां मौजूद हैं, तो परियां मौजूद हैं, तो अब नीचे देखिए एक प्रूफ दे रहे हैं। इसकी दलील यूं बनेगी कि परी जिन है, यानी जो परी है वो भी जिन्नातों में से है, जिन्नातों की खूबसूरत औरतों को परी कहा जाता है। तो ये सुगरा हुआ, सुगरा बोलते हैं माइनर प्रेमिस, यानी दो बुनियादें होती हैं, एक छोटी बुनियाद, एक बड़ी बुनियाद। एक छोटा आर्ग्यूमेंट होता है, दूसरा बड़ा वाला। तो जो छोटा वाला होता है और जो दूसरा बड़ा वाला होता है, इन दोनों से मिलाकर एक कंक्लूजन निकाला जाता है, और वो जो कंक्लूजन होता है वही जो है अहम होता है, वही मकसद होता है। और ये जो सुगरा और कुबरा होते हैं, इन्हीं की बुनियाद पर उनको निकाला जाता है। जैसे इसकी दलील यूं बनेगी कि परी जिन है, तो ये सुगरा हुआ, यानी माइनर प्रेमिस। और जिन मौजूद हैं, आपको पहले ही से मालूम है कि जिन मौजूद हैं, और आपको एक छोटी सी बात मालूम है परियों के बारे में कि परियां जिन में से हैं, परियां जिन में से हैं, और आपको पहले ही से मालूम है कि जिन मौजूद हैं। तो अब क्या पता चला, इससे क्या नतीजा मिला? बस परियां मौजूद हैं, यानी कि परी जिन है, द फेरी इज फ्रॉम द जिन, दिस इज द माइनर प्रीमिस। और जिन मौजूद हैं,
and the jinn are a reality or the jinn exist। तो ये हुआ मेजर प्रेमिस। तो कुबरा जब आपने मिलाया सुगरा के साथ, तो अब इसके बाद आपको एक नतीजा मिला, पस परियां मौजूद हैं। सो द फेरीज आर अ रियलिटी, सो द फेरीज एग्जिस्ट। यानी कि परी जिन है, यह हुआ सुगरा, और जिन मौजूद हैं, यह हुआ कुबरा। तो अब परियां मौजूद हैं। ये आपने नतीजा निकाला, ये आपने रिजल्ट निकाला, ये आपने कंक्लूजन निकाला। इस तरीके का जो लॉजिकल अरेंजमेंट होता है प्रूफ का और कंक्लूजन का, इसको कहा जाता है सुगरा और कुबरा। और जो नतीजा निकाला जाता है उसको कहा जाता है नतीजा। यानी लॉजिक में, लॉजिक की टर्मिनोलॉजीज में सुगरा वो होता है जो माइनर प्रेमिस होता है, और कुबरा वो होता है जो मेजर प्रेमिस होता है, और जो कंक्लूजन होता है उसे हम नतीजा कहते हैं। जैसे आपने देखा 3 पार्ट्स हुए इस गुफ्तगू के, एक है सुगरा, एक है कुबरा और एक है नतीजा। तो परी जिन है, दिस इज द सुगरा, दिस इज द माइनर प्रेमिस, और जिन मौजूद हैं, दिस इज द मेजर प्रेमिस, ये कुबरा है। तो अब नतीजा क्या निकला? देयरफॉर द फेरीज एग्जिस्ट, देयरफॉर द फेरीज आर अ रियलिटी। तो ये सुगरा, कुबरा और नतीजा वाली बहस को समझें। आगे एक सबक आएगा, उसमें हम और डिटेल से समझेंगे, लेकिन यहाँ इन्होंने चूंकि मिसाल दे दी है सुगरा कुबरा इस्तेमाल करके, नतीजा इस्तेमाल करके, इसलिए इसको बताना ज़रूरी हो गया है। सुगरा और कुबरा की जो मिसाल है, और इसी तरीके से नतीजा जो उससे निकाला जाता है, इसकी जो मिसाल है, इसको एक मॉडर्न एग्जाम्पल के ज़रिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको ये कहना है कि जो वेल मछलियां होती हैं ये वार्म ब्लडेड होती हैं। द वेल्स आर वार्म ब्लडेड, द वेल्स आर वार्म ब्लडेड। यानी कहीं आपने ये स्टेटमेंट देखा, ये बात देखी कि वेल्स जो है ये वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड किस जानवर को कहते हैं? अब वार्म ब्लडेड is the vertebrate animal whose body temperature does not change with the environment। यानी environment के बदलने के साथ जिस जानवर का बॉडी टेम्परेचर नहीं बदलता है उसको कहते हैं वार्म ब्लडेड, उसको कहते हैं वार्म ब्लडेड। तो ये जो वेल मछली है, वेल मछली के बारे में आपने ये क्लेम किया कि द वेल्स आर वार्म ब्लडेड। तो जब आपने ये दावा कर दिया कि वेल्स वार्म ब्लडेड होते हैं, तो आपको कैसे पता चला? इसके लिए आपने सुगरा और कुबरा को मिलाया। सुगरा और कुबरा से आपको ये नतीजा मिला कि वेल्स आर वार्म ब्लडेड। कैसे? सुगरा जो है, जिसको हम माइनर प्रेमिस कहते हैं, यहां पर यह बनेगा कि वेल्स आर मैमल्स, द वेल्स आर मैमल्स, कि वेल मछलियां जो होती हैं वो मैमल्स में से हैं। मैमल्स किस जानवर को बोलते हैं? मैमल उस जानवर को बोलते हैं जो थनदार हो, जो पिस्तान रखने वाला हो, जो दूध निकालता हो, दूध पिलाता हो। मैमल्स आर द एनिमल्स विच सिक्रीट मिल्क फॉर द नरिशमेंट ऑफ द यंग। अपने बच्चे को ग़िज़ा फराहम करने के लिए जो जानवर दूध देते हैं उन्हीं को हम मैमल्स कहते हैं। तो जब आपने कहा कि वेल्स आर मैमल्स, कि वेल्स मैमल्स होते हैं, और आपको ये मालूम है कि मैमल्स जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं, द मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, तो अब नतीजा आपको मिल गया, देयरफॉर द वेल्स आर वार्म ब्लडेड। वेल्स आर मैमल्स, this is the minor premise, this is the sughra, and the mammals are warm blooded, this is the kubra, this is the major premise, and the conclusion you have, therefore the whales are warm blooded। इस तरह से पता चल गया
कि वेल्स जो है ये वार्म ब्लडेड हैं। वेल्स ये मैमल्स हैं, और जो मैमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। तो पता चल गया कि वेल्स ये वार्म ब्लडेड हैं। तो इस तरीके से जो है आपने माइनर प्रेमिस और मेजर प्रेमिस को इकट्ठा किया, कंबाइन किया, मिलाया, लॉजिकली अरेंज किया, और आपको एक रिजल्ट मिल गया कि वेल्स ये वार्म ब्लडेड होती हैं, और इसी को कहते हैं कंक्लूजन। ऐसे ही आपने यहां किया कि परी जिन है, यह हुआ माइनर प्रेमिस, और जिन्नात मौजूद हैं, यह हुआ मेजर प्रेमिस, और इससे जो कंक्लूजन और नतीजा मिला वो ये है कि पस परियां मौजूद हैं। आगे देखिए, नंबर 2 में रब्बुल आलमीन दुनिया का बनाने वाला है, उसको पालने वाला, उसमें तसर्रुफ करने वाला। उसकी दलील यूं बनेगी, यानी रब्बुल आलमीन का लिटरल जो माना होता है वो सारे जहान का परवरदिगार, दुनिया का बनाने वाला, उसको पालने वाला, उसमें तसर्रुफ करने वाला। तो अब जो है आपको इसको लॉजिकली समझना हो, ये पिछली एग्जाम्पल की रोशनी में, नजरी अंदाज में, स्पेक्युलेटिव अंदाज में, तो कैसे समझना होगा? उसको ऐसे समझना होगा, सोगरा, कुबरा और नतीजे की शक्ल में। उसकी दलील यूं बनेगी कि अगर चंद रब्बुल आलमीन होते तो इख्तिलाफ राय की वजह से आलम बर्बाद हो जाता। यानी अगर इस दुनिया में चंद रब्बुल आलमीन होते, यानी एक अल्लाह के अलावा कई अल्लाह अगर इस कायनात में होते, इस कायनात को चलाने वाले होते, इस दुनिया को चलाने वाले होते, तो आलम बर्बाद हो जाता। क्योंकि एक परवरदिगार ये कहता मैं बारिश करूंगा, दूसरा कहता मैं बारिश नहीं करवाना चाह रहा हूं अभी, एक कहता कि अभी मैं सर्दी का मौसम लाना चाह रहा हूं, दूसरा कहता मैं सर्दी का मौसम नहीं लाना चाह रहा हूं। तो कन्फ्लिक्ट हो जाता दोनों में। तो इस कन्फ्लिक्ट की वजह से ये दुनिया बर्बाद हो जाती। तो कह रहे हैं कि इसकी दलील यूं बनेगी कि अगर चंद रब्बुल आलमीन होते तो इख्तिलाफ राय की वजह से यह आलम बर्बाद हो जाता, ये कायनात तबाह हो जाती। ये हुआ सुगरा, दिस इज द माइनर प्रेमिस। अब आपको मेजर प्रेमिस निकालना है। हालांकि आलम बर्बाद नहीं हुआ, यानी दुनिया बर्बाद नहीं हुई, दुनिया तो हमारे सामने मौजूद है, चल रही है दुनिया, बल्कि मौजूद है, इट एग्जिस्ट्स, इट इज परफेक्ट। यह कुबरा हुआ, मेजर प्रेमिस। अब सुगरा और कुबरा को कंबाइन करने के बाद हमें एक कंक्लूजन मिलता है। अब वो कंक्लूजन हमें मिल रहा है, बस मालूम हुआ कि उसका रब एक ही है। सो द कंक्लूजन इज दैट देयर इज ओनली वन लॉर्ड। अल्लाह ताला की तौहीद को साबित करने का ये जो है लॉजिकल तरीका है कि अगर इस दुनिया में कई खुदा होते तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाती। यह हुआ सुगरा। और दुनिया बर्बाद नहीं हुई, यह हुआ कुबरा। और इससे पता चल गया कि कई खुदा मौजूद नहीं है, बल्कि एक ही खुदा है, यानी इस कायनात का एक ही रब है। यह नतीजा मिला हमें। आगे देखिए नंबर 3 पे, यहां 2 बातें जहन में रख लें। ये अभी थोड़ी देर में देखते हैं इसको। तमरीन देखिए, बताओ अमसिला ज़ैल में कौन तसव्वुर व तस्दीक़ बदीही है और कौन नज़री। ये एक्सरसाइज करवाना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि आपने तसव्वुर बदीही और तसव्वुर नज़री को कहाँ तक समझा है। तसव्वुर और तस्दीक़ जो बदीही और नज़री हैं वो कैसे फॉर्मुलेट होते हैं, कैसे बनते हैं, उनको आपने किस हद तक समझा है, ये देखना चाह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ एक हाशिए में फुटनोट में बड़ी अहम बात बताई जा रही है, इसको देखें। यहाँ 2 बातें जहन में रख लें। लोगों के एतबार से बदीही और नज़री में इख्तिलाफ हो सकता है, यानी ऐसा हो सकता है कि एक चीज़ एक शख्स के लिए बदीही हो और वही चीज़ दूसरे के लिए नज़री हो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी क्या होता है कि एक चीज़ किसी इंसान के लिए कंस्पिक्यूअस और सेल्फ एविडेंट होती है, लेकिन वही चीज़ दूसरे के लिए कॉन्स्पिक्यूअस या सेल्फ एविडेंट नहीं होती है, वो इनकॉन्स्पिक्यूअस होती है।
वो स्पेक्यूलेटिव होती है, वो नज़री होती है, उसे एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन की ज़रूरत होती है उस चीज़ को समझने के लिए। तो लोगों के एतबार से बदीही और नज़री में इख्तिलाफ हो सकता है। समथिंग इज़ बदीही फॉर समवन एंड द सेम थिंग इज़ नज़री फॉर समवन, बिकॉज विद द चेंज ऑफ द स्टैंडर्ड, विद द चेंज ऑफ द लेवल ऑफ नॉलेज इन ईच पर्सन, दिस माइट चेंज। जैसे ही लेवल बदलता रहेगा, उस लेवल के बदलने के साथ साथ बदीही और नज़री में भी फ़र्क पड़ सकता है। एक चीज़ एक इंसान के लिए बदीही है, वही चीज़ दूसरे के लिए नज़री है। जैसे दीन से वाकिफ़ शख्स के लिए फ़रिश्ते का, जन्नत, जहन्नम वगैरह का तसव्वुर बदीही है। बड़ी दिलचस्प बात है। यानी दीन से वाकिफ़ शख्स जो है, जो मजहबी चीज़ों को जानता है, तो वो फ़रिश्ता है, जन्नत है, जहन्नम है, ये तमाम जो तसव्वुरात हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उसके लिए बदीही हैं, वो जानता है। लेकिन यही दूसरों के लिए नज़री हैं। यही तमाम चीज़ें जो किसी के लिए तसव्वुर बदीही की हैसियत रखती थी, वही सेम चीज़ दूसरे के लिए तसव्वुर नज़री की हैसियत रख रही है। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है। अच्छा, आगे एक बात और बता रहे हैं। नज़री चीज़ें और बातें एक अरसे की मुजावलत के बाद जब वो नज़री उलूम की तरह हो जाएं, बदीही हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ नज़री है, लेकिन उस नज़री के साथ खूब मुजावलत की गई, तो नज़री चीज़ें और बातें एक अरसे की मुजावलत के बाद जब वो फितरी उलूम की तरह हो जाएं, फितरी उलूम की तरह हो जाएं, तो अब जो है वो बदीही हो जाती हैं। यानी वो चीज़ नज़री थी, स्पेक्यूलेटिव थी, इनकॉन्स्पिक्यूअस थी, उसमें एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन की ज़रूरत थी, लेकिन इतनी मुजावलत की गई, इतनी उसकी मश्क हो गई है, इतनी उसकी प्रैक्टिस हो गई है, इतना वक्त एक इंसान ने उसके साथ लगा लिया है कि अब उसके लिए एक नेचुरल चीज़ बन गई है, फितरत सानिया वो चीज़ बन गई है। तो अब वो चीज़ नज़री नहीं रहेगी, बल्कि वो क्या हो जाएगी, बदीही हो जाएगी। तो बदीही हो जाती हैं। जैसे हर पेशा से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के लिए उस पेशे से मुताल्लिक़ बहुत सी बातें कसरत मुजावलत से बदीही हो जाती हैं, जबकि वही चीज़ें दूसरों के लिए नज़री हो जाती हैं। कोई आदमी किसी प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन से मुताल्लिक़ बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बहुत सारी इस्तिलाहात हैं, वो आपस में एक दूसरे के सामने जब बोलते हैं तो वो बिल्कुल सेल्फ एविडेंट होती हैं, वो चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह होती हैं, उनको दलील की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम और आप जैसे लोग जो उस पेशे से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, हमारे लिए वो अभी भी नज़री है। ये भी बहुत दिलचस्प बात है, इसको भी आप अपने जहन में रखें। अब आपको तमरीन देखनी है। तमरीन में आपको ये समझना है कि तसव्वुर बदीही क्या है, तसव्वुर नज़री क्या है, तस्दीक़ बदीही क्या है, तस्दीक़ नज़री क्या है। पुल सिरात, अब आपके सामने पुल सिरात है। पुल सिरात एक ब्रिज है जिससे गुज़र कर तमाम लोगों को जाना होगा। ये क्या है, ये तसव्वुर नज़री है, हमारे तसव्वुर में है और ये नज़री है। प्रूफ की ज़रूरत है इसको समझने के लिए। पुल सिरात को, जो ब्रिज होगा आखिरत में, जिससे गुज़र कर हर एक को जाना होगा। तो ये तसव्वुर नज़री हुआ। जन्नत है यानी पैराडाइज, जन्नत भी तसव्वुर नज़री है। और ये जन्नत जो है सालिहीन के लिए और नेक काम करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने अज्र के तौर पर बनाया है। दोज़ख है, हेल फायर है, ये भी तसव्वुर नज़री है। ये गुनहगारों के लिए बनाया है, अल्लाह ताला जो है जहन्नम में डालेंगे, दोज़ख में डालेंगे, ये भी तसव्वुर नज़री है। इसको समझने के लिए हमें प्रूफ की ज़रूरत है। कब्र का जो अज़ाब है, कब्र का अज़ाब, ये भी तसव्वुर नज़री है, यानी पनिशमेंट इन द ग्रेव, कब्र में अज़ाब मिलेगा। ये जो अज़ाब है ये क्या है, तसव्वुर नज़री है। यानी एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, और ये सेल्फ एविडेंट नहीं है, इसमें नज़र व फ़िक्र की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग तो जन्नत, दोज़ख, कब्र का अज़ाब, पुल सिरात वगैरह का इनकार करते हैं।
तो नज़र फ़िक्र की ज़रूरत है, क्योंकि वो देखते नहीं तो उसको समझते नहीं, इसीलिए नज़र फ़िक्र की ज़रूरत है, इसीलिए इसको नज़री कहा गया है। तो ये सब तसव्वुर नज़री हैं। पुल सिरात, जन्नत, दोज़ख, कब्र का अज़ाब, ये सब तसव्वुर नज़री हैं। आगे देखिए, चाँद, ये तसव्वुर बदीही है। सूरज नंबर 6 पर, यह तसव्वुर बदीही है। नंबर 7 पर है आसमान, ये तसव्वुर बदीही है। नंबर 8 पर है ज़मीन, ये भी तसव्वुर बदीही है। ये चारों की चारों मिसालें तसव्वुरात बदीहिया में से हैं। भाई चाँद को समझने के लिए आपको दलील की ज़रूरत नहीं है, रोज़ाना हमारे सामने चाँद होता है। सूरज को भी समझने के लिए हमें डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आसमान और ज़मीन को समझने के लिए हमें डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें सेल्फ एविडेंट हैं। पुल सिरात, जन्नत, दोज़ख, कब्र का अज़ाब, ये सेल्फ एविडेंट नहीं थे, लेकिन चाँद, सूरज, आसमान, ज़मीन, ये सब के सब सेल्फ एविडेंट हैं। तो पहले वाले चारों वो तसव्वुर नज़री थे, और ये बाद वाले जो चारों हैं ये सब के सब तसव्वुर बदीही हैं। और एक बात याद रहे, ये तस्दीक नहीं है, क्योंकि इसमें कोई जजमेंट नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, सिंपल एप्रीहेंशन है ये। आगे आइए, नंबर 9 पर दोज़ख मौजूद है, यानी जहन्नम मौजूद है। द हेल फायर इज़ अ रियलिटी, यानी जहन्नम मौजूद है, जहन्नम एक हकीकत है। ये क्या है? तस्दीक नज़री है। तस्दीक इसलिए है क्योंकि आपने इसमें एक फाइनल जजमेंट दिया है, क्लेम किया है आपने, तो ये तस्दीक है। और नज़री इसलिए है क्योंकि नज़र व फ़िक्र की ज़रूरत है। ये चाँद और सितारे और आसमान और ज़मीन की तरह ये सेल्फ एविडेंट नहीं है। दोज़ख को समझना ये नज़र व फ़िक्र का मोहताज है। यू नीड रीजनिंग टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट सेल्फ एविडेंट। बहुत से लोग तो दोज़ख को मानते ही नहीं है, कुफ़ार और मुशरिकीन और बहुत सारे लोग हैं वो दोज़ख को मानते ही नहीं है, लेकिन हम दोज़ख को मानते हैं। बहुत से मज़ाहिब के लोग जो है दोज़ख को मानते हैं। नंबर 10, मीज़ान अमल। मीज़ान अमल ये तसव्वुर नज़री है, इसको भी समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। 11 नंबर पर है जन्नत की नेमतें, ये भी तसव्वुर नज़री है। जब जन्नत खुद तसव्वुर नज़री है तो जन्नत की नेमतें बदरजा औला तसव्वुर नज़री होंगी। आम्र का बेटा खड़ा है, ये तस्दीक़ बदीही है। कहीं अगर अम्र का बेटा खड़ा हो और कह दिया गया अम्र का बेटा खड़ा है, तो इसको समझने के लिए किसी नज़र व फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, यह तस्दीक़ बदीही है। नंबर 13 में हौज़ कौसर। हौज़ कौसर ये तसव्वुर नज़री है। हौज़ कौसर ये तसव्वुर नज़री है। अल कौसर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नहर दी गई है, नहर अता की गई है, उसी का नाम है हौज़ कौसर। इसमें से पानी पिएंगे अहले ईमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। कौसर जन्नत की नहर है, यह हुआ तस्दीक़ नज़री। हौज़ कौसर तसव्वुर नज़री और कौसर जन्नत की नहर है, यह तस्दीक़ नज़री। नंबर 15 में आफताब रोशन है, यानी सूरज रोशन है। द सन इज शाइनिंग, यहाँ पर यह है तस्दीक़ बदीही, क्योंकि जब सूरज चमक रहा हो तो आपको किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तस्दीक तो इसलिए है क्योंकि इसमें स्टेटमेंट मौजूद है, जजमेंट मौजूद है, क्लेम मौजूद है। और बदीही इसलिए है क्योंकि आपको किसी प्रूफ और एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। बगदाद ये एक शहर का नाम है, बदीही और नज़री है, ये दोनों है साथ में। यानी जो जानता है बगदाद को उसके लिए बदीही है, जो नहीं जानता है उसके लिए नज़री है। अमरीका एक मुल्क का नाम है, अमरीका को जो लोग जानते हैं उनके लिए बदीही है, और जो लोग अमरीका को नहीं जानते हैं उनके लिए नज़री है। माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह ताला है, ये तस्दीक़ बदीही और तस्दीक़ नज़री दोनों है। इंटरेस्टिंग है ये एग्जाम्पल। तस्दीक़ बदीही इसलिए है क्योंकि एक मोमिन के नज़दीक माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह ताला है, मुसलमानों के नज़दीक इबादत का मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह है, तो मुसलमानों के नज़दीक ये तस्दीक़ बदीही है। और जो लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं उनके नज़दीक ये तस्दीक़ नज़री है। जो लोग इस हकीकत को नहीं मानते हैं उनके लिए तस्दीक़ नज़री है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा दिलचस्प सबक था, तसव्वुर नज़री और तसव्वुर बदीही और तस्दीक़ नज़री और तस्दीक़ बदीही से मुताल्लिक़। इसमें जो तमाम बातें आपको बताई गई हैं उस पर आप अच्छी तरीके से तवज्जो दें और उसको समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हम जल्द ही अगले सबक में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।